उमेश पाल अपहरण कांड में एमपीएमएलए कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी कर ली और आज मुख्य आरोपी अतीक और उसके भाई अशरफ समेत अन्य आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज सुबह 11 बजे अतीक और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुनवाई पूरी होने के बाद इसी मामले में एमपीएमएलए कोर्ट आज उमेश पाल अपहरण कांड में अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि राजू पाल हत्याकांड के अगले साल 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा माफिया अतीक सोमवार शाम नैनी सेंट्रल जेल पहुंचा। अतीक को ला रहा यूपी पुलिस का काफिला करीब 24 घंटे के समय में प्रयागराज पहुंचा। अतीक को यूपी पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच 3 राज्यों को पार कर यूपी तक लाया गया। माफिया अतीक अहमद के भाई को भी सोमवार सुबह बरेली जेल से नैनी जेल लाया गया। पुलिस की वैन बिना रोके शाम करीब 7 बजे नैनी जेल पहुंची। दोनों को अलग अलग बैरकों में रखा गया है। मंगलवार को एमपीएमएलए कोर्ट में इस केस पर फैसला आने की उम्मीद है। राहुल के मुद्दे पर कांग्रेस और आक्रामक हो गई है। पार्टी आज से 2 दिन तक देश के 35 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। डेमोक्रेसी डिस्क्वालिफाइड टाइटल पर कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इस दौरान कांग्रेस पार्टी अदानी, नीरव मोदी और ललित मोदी पर भी बात रखेगी और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता अलग अलग शहरों में जाकर बीजेपी सरकार की खामियों को जनता के सामने उजागर करेंगी। इन नेताओं में भूपेश बघेल, सुखविंदर सिंह सुक्खू और अशोक गहलोत जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हैं। राहुल गांधी और अदानी के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन में सरकार की मोर्चाबंदी की। रविवार को विपक्ष के सांसद काले कपड़े पहनकर संसद भवन पहुंचे। विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के आगे प्रदर्शन के बाद विजय चौक तक मार्च निकाला। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने भी जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देर रात अपने आवास पर समान विचारधारा वाले दलों को अपने घर पर बुलाया। वहीं राहुल के सावरकर पर बयान से नाराज उद्धव ठाकरे गुट बैठक में शामिल नहीं हुआ। राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल शुरू हो गई है। सावरकर वाले बयान से महागाड़ी में तकरार नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि हम एक साथ आए हैं, ये सही है। हम इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। पार्टी नेता संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर का अपमान किया है। इस मामले पर वो राहुल गांधी से बात करेंगे। सोमवार देर रात तक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक से उद्धव गुट ने भले ही किनारा कर लिया हो, लेकिन इस बैठक में जेडीयू और टीएमसी ने शामिल होकर विपक्षी एकता को नई उम्मीद और नई रोशनी दिखाई। बैठक के बाद जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बयान देते हुए कहा कि 2024 का चुनाव सभी विपक्षी दल एक साथ मिलकर लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। यही नहीं, इस विपक्षी दलों की इस बैठक में अडानी मामले पर जेपीसी गठन करने की मांग को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। पॉलिटिकल वेंडेटा है। पूरी कार्रवाई जो हो रही है वो क्या है? बदले की भावना से प्रेरित है। प्रधानमंत्री इस देश के किसी के बारे में कुछ बोले वो सही है और कोई दूसरा अगर बोलता है तो वो गलत है। विपक्षी पार्टियां एक होकर लोकतंत्र को बचाएंगी। ये मोदी अडानी का जो महाघोटाला है, लाखों करोड़ का घोटाला है, इसके बारे में चर्चा हुई और इस मुद्दे पर जेपीसी की जो विपक्ष की डिमांड है 18 राजनीतिक दलों की, उस पे सारी पार्टियां एकजुट हैं। और जिस तरह से लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, जिस तरह से राजनीतिक दलों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से राहुल गांधी जी पे एक मुकदमा कर्नाटक के चुनावी भाषण को लेकर गुजरात में चलाया जाता है और उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है और घर खाली, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकारी बंगला छोड़ने का नोटिस दिया गया है। संसद सदस्यता जाने के बाद लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने ये नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रह रहे हैं। राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना सरकारी आवास खाली करना होगा। नोटिस के मुताबिक डिस्क्वालिफिकेशन के 1 महीने के अंदर राहुल गांधी को अपना सरकारी आवास खाली करना है। बता दें कि 23 तारीख को ही सूरत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी ठहराया था। यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दी है। वहीं यूपी सरकार ने कहा है कि अगर कोर्ट इजाजत देता है तो वो 2 दिन के भीतर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 28 सितंबर 2022 को ओबीसी आयोग का गठन किया गया था। इस मामले को लेकर 7 मार्च 2023 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी।
संसद में जारी हंगामे के बीच वित्त विधेयक पारित हो गया। विपक्ष की ओर से नारेबाजी के बीच वोटिंग हुई और संशोधन स्वीकार करते हुए वित्त विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया। उसके बाद हंगामे के चलते कार्रवाई मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई भी मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। करीब 13 मिनट तक हंगामे और नारेबाजी के बीच सदन चला और इस दौरान जम्मू कश्मीर के वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट के साथ एक फाइनेंस विधेयक को भी पारित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6:30 बजे दिल्ली में बीजेपी के आवासीय परिसर और सभागार का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी मुख्यालय के ठीक सामने बन रहे आवासीय परिसर और सभागार का उपयोग पार्टी की बड़ी बैठकों और पार्टी के वरिष्ठ प्रचार नेताओं के लिए किया जाएगा। आज पीएम बीजेपी दिल्ली प्रदेश कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बीजेपी मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर दीनदयाल मार्ग पर दिल्ली बीजेपी कार्यालय भी बनाया जाएगा। बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक है। ये बैठक सुबह 9:30 बजे संसद भवन के परिसर में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के तमाम नेता और मंत्री बैठक में भाग लेंगे। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से राहुल गांधी को लेकर प्रदर्शन भी होगा और कानून मंत्री कुछ कानूनों को रिपील करने के लिए बिल सदन में लाएंगे। तो साथ ही आज गुजरात के सांसदों के साथ मुलाकात के बाद दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल से जुड़े बीजेपी सांसदों के साथ संसद भवन में मुलाकात करेंगे। आज नगर निगम के बजट पर चर्चा के लिए एमसीडी की विशेष बैठक बुलाई गई है, जिसमें नेता सदन से नेता प्रतिपक्ष बजट पर चर्चा करेंगे। हालांकि सदन के पास फिलहाल शेड्यूल ऑफ टैक्स बदलने का अधिकार नहीं है, लेकिन बजट के मुद्दों पर बदलाव जरूर कर सकते हैं। वहीं शेड्यूल ऑफ टैक्स पोस्टिंग करने की घोषणा की जा सकती है। सदन के पास यही अधिकार बचा है। नियमों के मुताबिक निगम का बजट 31 मार्च तक पारित करना जरूरी है। नौसेना के अग्निवीरों का पहला बैच पूरी तरह से तैयार है। आज पासिंग आउट परेड आईएनएस चिल्का में होगी। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार पासिंग आउट परेड के मुख्य अतिथि और समीक्षा अधिकारी होंगे। भारतीय नौसेना के पहले बैच के 2600 अग्निवीरों में 273 महिलाएं हैं। सभी सफल प्रशिक्षु समुद्री प्रशिक्षण के लिए सीमावर्ती युद्धपोतों पर तैनात किए जाएंगे। बीते साल के नवंबर 2022 में आईएनएस चिल्का में अग्निवीरों ने ट्रेनिंग शुरू की थी। आपको बता दें, 14 जून 2022 को रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुखों ने योजना का शुभारंभ किया था। मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कुरू नेशनल पार्क में नामीबिया से लाई गई मादा चीता की मौत हो गई है। 5 साल की साशा किडनी संक्रमण से पीड़ित थी। 22 जनवरी को किडनी की बीमारी से पीड़ित होने का उसका पता चला था। बताया जा रहा है कि भारत की धरती पर आने से पहले ही वो किडनी की बीमारी से जूझ रही थी। नामीबिया में उसका ऑपरेशन भी हो चुका था, लेकिन ये बात छिपाई गई। मादा चीता साशा में 23 और 22 जनवरी को बीमारी का पता चला। इसके बाद उसे बड़े बेड़े से छोटे बेड़े में शिफ्ट कर दिया गया था। यूपी के महोबा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक अपहृत हुए युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई और आरोपी ने किराए के मकान के अंदर ही शव दफना दिया। पुलिस ने दफनाए गए शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपियों ने 5 लाख की फिरौती मांगी थी। फिरौती न मिलने पर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। आरोपियों ने जितेंद्र से समलैंगिक डेटिंग ऐप पर दोस्ती की और फिर इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि जितेंद्र को समलैंगिक दोस्त बनाने की आदत थी। बिहार में शराबबंदी के बाद भी अवैध शराब का कारोबार बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार के गया में पुलिस और एक्साइज विभाग की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक इन शराब की बोतलों को ताबूत में भरकर रखा गया था, लेकिन पुलिस ने छापेमारी में इन बोतलों को रिकवर किया। एक्साइज विभाग ने मौके से 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। कोलकाता के तिलजला इलाके में एक नाबालिग लड़की की हत्या के बाद से बवाल मचा हुआ है। हत्या से नाराज लोगों ने हंगामा और बवाल किया। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव करते हुए कई मोटरसाइकिल और पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। मामले को बढ़ता देख इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यूपी के लखनऊ से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां कलयुगी पिता ने अपने बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आपको बता दें, घटना लखनऊ के मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के गदियाना गांव की है। बताया जा रहा है, पिता और बेटे के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। वहीं विवाद इतना बढ़ गया कि बेटे ने डंडे से अपने पिता की पिटाई कर दी। गुस्से से पिता ने बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले से घायल बेटे ने दम तोड़ दिया। वारदात के बाद पिता फरार है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस मामले की जांच में जुटी हुई है।
अलीगढ़ के मधुत नगर इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी के बीच मीट लाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने धारदार हथियार से पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। बच्चों के शोर मचाने के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद कर लिया है। लाल सागर कभी भी काले सागर में तब्दील हो सकता है, क्योंकि 1 मिलियन बैरल तेल लाल सागर में तैर रहा है और जिस टैंकर में तेल रखा है वो कभी भी फट सकता है। 2014 में यमन ने 1 मिलियन बैरल तेल से भरे एक सुपर टैंकर बेसल को रेड सी यानी लाल सागर में छोड़ दिया था। अब 8 साल के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने यानी यूएन ने कहा है कि ये बेसल किसी भी समय या तो फट जाएगा या डूब जाएगा। तेल लीक होने के बाद 2 हफ्ते में सऊदी, जिबूती और इरिट्रिया तक भी पहुंच जाएगा। समुद्र में फैले तेल की वजह से मछलियों की 1000 दुर्लभ प्रजातियां और 365 तरह के कोरल रीफ खत्म हो जाएंगे।